जीनी उससे कहता है, वाह तुमने तो दूसरों की नेक दिल साबित करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, पर तुम भूलना नहीं, मैं वो जीनी हूँ जो तुम जैसे तुच्छ मिट्टी से बने इंसानों की ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना देता है। और उसे इब्लिश कहते हैं, ना मैं तुम जैसे इंसानों के सामने कल झुका था और ना आज झुकूंगा। तभी कायुंग उससे कहती है, अरे देखो 1000 रुपये। वो जल्दी से कहता है, किधर किधर, पर जब उसे पता चलता है मैं तो बेवकूफ़ बन गया, तो वो बहाना बना देता है, मैं तो बस जूतों के फीते बांध रहा था। अब वक्त आ गया था, जो भी 5 पहले इंसान उस सड़क से जाएंगे इब्लिस को उन सभी को बुरा मतलबी नीच साबित करना होगा। और ऐसे ही वहाँ पहले 4 इंसान आने लगते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। अब आप पूछेंगे ये तो सिर्फ 4 इंसान हैं, फिफ्थ कहाँ है? तो एक्चुअली 5वां एक डॉग है। जी हाँ, इब्लिस उसको भी करप्ट करने का फैसला करता है। तो चलो बताओ वो डॉग क्या विश मांगेगा? सीन कायोंग पर जाता है। हम देखते हैं कि उसे अपनी पास्ट लाइफ के सपने आया करते थे। क्या इब्लिस के साथ उसका कोई पुराना कनेक्शन है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वेल सीन इब्लिस पर वापस आता है जो बहुत ही परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसने जोश ही जोश में कुछ ज़्यादा ही ढींगे झाँक दी थी। उसे तो कायोंग से बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो पहले की तरह दोबारा उसे चिराग में ना कैद करवा दे। तो इसलिए वो जल्दी से आसमान की लंबी सैर पर निकल जाता है जहां फाइटर जेट इब्लिस को तो नहीं देख पाते लेकिन कारपेट को देख लेते हैं, जिससे जापान और कोरिया के बीच तनाव बढ़ जाता है। कायोंग उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसकी वजह से दो देशों के बीच लड़ाई होने वाली थी। तो इसलिए वो फैसला करता है वो कायोंग की पूर्व जन्मों में जाएगा जहां वो जानना चाहता था कि दूसरे इंसानों में ऐसा क्या है जिनके लिए वो हर जन्म में अपनी जान देती आ रही है। बेचारा अब गया तो पता लगाने था लेकिन वहाँ उसकी बैंड बजने लगती है। एक राजा तो उसका सर तक कलम करवा देते हैं। वेल हमें पता चलता है इब्लिस तभी उन 5 लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकता है जब उनके मन में कोई इच्छा उजागर हो। लेकिन कायोंग जानना चाहती थी कि उसको कहते ही पता चलेगा कि उसने उनकी इच्छाएं पूरी करी है, जिसके लिए इब्लिस कायोंग को उसी फरिश्ते के पास ले आ जाता है जहाँ वो उसे नीचे फेंक देता है। कायोंग को बचाने के लिए वो फरिश्ता भी उसके पीछे कूद जाता है जो अपने पंखों की मदद से उसे बचा लेता है। पर हम देखते हैं कि इब्लिस ने यह सब उस फरिश्ते के एक पंख के लिए किया था जो सिर्फ सच्चाई लिखता था। अब उन दोनों की लड़ाई 1000 सालों से चली आ रही है। इब्लिस भी बाहर आ चुका था। वो अपना आगाज करने के लिए उसकी बिल्डिंग ही तोड़ देता है। उसके बाद सीन कायोंग पर जाता है जो उस पंख को ट्राई करते हुए लिखती है कि क्या वो अपनी नानी के लिए बोझ है, जिसके जवाब में वो बताता है कि वो अपनी नानी की ताकत है, जिससे वो तो और ज़्यादा अपनी नानी के लिए इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम उसी औरत को देखते हैं जो अब बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी स्टोर में नौकर बन बन के। पर तभी उसे वही चिराग दिखता है जिससे हमारा इब्लिस बाहर आता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है और वो औरत उसे बताती है, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, इस स्टोर का मुझे हेड मैनेजर बना दो। और ऐसा ही होता है जहाँ उसकी मैनेजर उससे बहुत परेशान किया करती थी लेकिन आज वो उसकी भी हेड बन गई थी, जिससे तो उससे खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुरूर होने लगता है। साथ में हमें पता चलता है इब्लिस उन सबको सिर्फ रेत के कणों के रूप में ही दिखाई देगा। पर इब्लिस अभी भी बहुत परेशान था। वो जानना चाहता था कि आखिर कायोंग इतनी नेक दिल क्यों है। वो हर जन्म बस दूसरों पर ही कुर्बान कर देती है, यहाँ तक कि वो अपने लिए हमेशा छोटा सा ताबूत बनाती रहती थी। इन सब का पता लगाने के लिए वो अपने असिस्टेंट को भेजता है। इब्लिस को पता चलता है कि कायोंग हमेशा अपने रूटीन के हिसाब से काम करती थी, जैसे कि सोमवार को हाइकिंग पर जाना, अगले दिन स्कूबा ड्राइविंग करना और उसके बाद अपने लिए ताबूत बनाना। इससे उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने आप को मारने की तैयारी कर रही है ताकि कल अगर वो मरे तो लोगों को बस एक एक्सीडेंट ही लगे, क्योंकि वो अपनी नानी के बिना नहीं रहना चाहती थी। इब्लिस तो बहुत डरने लगता है कि कहीं वो बिना इच्छा मांगे मर गई तो उसे दोबारा चिराग में कैद होना होगा। इसलिए वो उसकी नानी की उम्र बढ़ाने पहुंच जाता है ताकि वो लंबा जिए। अब जैसे कि हर बड़े बूढ़े कहते हैं कि हाय मैं तो इस दर्द से मर ही जाऊंगी, तो इब्लिस तो नानी की सेवा करने में ही लग जाता है। साथ ही वो कायोंग को खुश करने के लिए वो उसी के साथ शॉपिंग पर भी जाता है, जहाँ उसे खुश करने के लिए उससे पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है जहाँ उसके दिल को सुकून मिलता हो। पर कायोंग तो एक ऊंची टावर की तरफ देखने लगती है। इब्लिस को तो अपने पास्ट याद आने लगता है तो उससे कहता है, धक्का तो नहीं दोगी ना? वेल जब वो उसे अपने साथ उसी टावर पर ले आता है तो कायोंग उससे कहती है, वैसे यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो सोच रही हूँ धक्का दे ही दूँ। इब्लिस उससे कहता है, इतनी हसीन जगह पर गुस्सा होना अच्छा नहीं होता। अब क्योंकि कायोंग में भी जज्बात नहीं थे, उसे सिर्फ कुछ चीज़ें ही पसंद थी, जैसे कि उसकी नानी, उसका गैराज और उसकी दोस्त मिजी। और अब क्योंकि इब्लिस भी बिल्कुल उसकी तरह था, क्योंकि उसमें भी जज्बात नहीं थे और साथ थोड़ा हैंडसम भी था, तो वो इब्लिस को शौक करते हुए बोल देती है कि वो उसे चाहने लगी है। इब्लिस तो शौक हो जाता है, पर कायोंग ने कहीं भी उसकी पसंद की चीज़ों में इब्लिस का नाम नहीं लिया था, तो वो अपना नाम उसके दिल में लिखने के लिए कायोंग की रात को हसीन बना देता है, जहाँ वो उसके लिए सारे आसमान के तारों को एक जगह ले आता है। पर कायोंग उसे डरावने तरीके से घूरने लगती है।
इब्लिस को तो उससे डर लगने लगता है। जब वो उससे पूछता है घूर क्यों रही हो, तो कायम उससे कहती है चलो जल्दी करो। अब हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त मिजी ने उससे कहा था जब भी कोई लड़का चांद तारों की बातें करे तो समझ जाना कि वो किस करना चाहता है। पर इब्लिस तो मना ही करने लगता है, तो कायम खुद ही उसे किस करने लगती है। पर वह कहती है कुछ भी तो नहीं हुआ, लोग कहते हैं कि किस करने से कुछ कुछ होता है। तब इब्लिस उसे कहता है पर मेरे करने से होता है, और उनके बीच एक प्यारी सी रोमांटिक भरी किस हो जाती है। किस करने के बाद मानो जैसे कायम तो पागल ही हो जाती है। और इसी के साथ दी एंड हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।